नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। सबसे पहले आप सभी को, आप सभी भारतवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र आज के दिन ही हमने संविधान को आत्मसात किया था, लागू किया था। वो संविधान जिसके उद्देशिका में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मपंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये लागू हुआ, इसे हमने आत्मसात किया 26 नवंबर 1949 को और ये लागू हो गया आज के दिन। 76 साल बीत गए। इतनी सारी चीजें इसमें कही गई हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये संविधान इस तरह से रचा गया। क्या आज इन सब का पालन हो रहा है क्या? सवाल यहीं से शुरू होगा, क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी लोकतंत्र के पोषक हैं। आज वर्तमान में जो हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, 76वें गणतंत्र दिवस, यानी कि गणतंत्र दिवस के 76 साल पूरे होने पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्या इस संविधान की उन उक्तियों को, उन पंक्तियों को अक्षरशः लागू कर पाए, या जो लागू किया भी उसे भी अब धीरे धीरे एक एक करके खंडित किया जा रहा है, तार तार किया जा रहा है। ये संविधान ही था जिसने इस देश को तमाम सारी हर क्षेत्र में विकास करने का मौका दिया, हर व्यक्ति को अपने उत्थान का, अपने समाज के उत्थान का एक अवसर दिया। लेकिन ये संविधान जिस समय लिखा गया और आज हम जिस समय बात कर रहे हैं आपसे, हिंदुस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा भाग इस देश में आज भी है जो उस छुआछूत और अस्पृश्यता
का गुलाम है। एक छोटी सी बात आपसे करना चाहूंगा। आप सबको अच्छी तरह से याद होगा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस देश में जाति जनगणना कराने की मांग उठाई और ये कहा कि समाज के, भारतीय समाज के हर तबके को, उस अंतिम व्यक्ति को भी विकास का सहयोगी बनाना पड़ेगा, सहभागी बनाना पड़ेगा, तब इस स्वतंत्रता का कुछ मतलब होगा। जोर शोर से ये मांग उठाई गई और ये मांग उस समय लगा कि शायद वर्तमान मोदी सरकार इसको पूरा कर रही है, जब पहलगाम की घटना हुई थी और पूरा देश विचलित था 26 लोगों के मारे जाने के बाद, तब प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि वो जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन वस्तुतः इस समय जो गणना का प्रारूप आया है उसमें से जाति का कॉलम ही हटा दिया गया है। आपसे मैंने बहुत पहले ये कहा था कि ये कौन सी जाति जनगणना है जिसमें हमारे ऊपर ये निर्भर करेगा कि हम अपनी जाति बताएं या न बताएं। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जो कि अपनी जात नहीं बताना चाहते हैं, वो नहीं बताएंगे, तो आखिर ये गणना होगी कैसे? उसका खुलासा अब धीरे धीरे होने लगा है। इसी बीच क्योंकि राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बात उठाई थी, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, उन सब की बात उठाई थी और उन सब की भागीदारी की बात की थी, हिस्सेदारी की बात की थी। हाल ही में गत 13 जनवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि जिसे हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी कहते हैं, सभी कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए एक गाइडलाइन जारी की, एक कानून बनाया। हर कॉलेज में, हर विश्वविद्यालय में इक्विटी कमेटी का गठन होगा। उसमें तमाम सारी चीजें उन्होंने विस्तार से दी हैं कि कहां क्या होगा, कौन कौन लोग शामिल होंगे। ये ऐसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि रोहित वेमुला की मौत जिन परिस्थितियों में हुई, वैसी स्थिति दोबारा न हो, उसको रोकने के लिए ये कमेटी गठित की गई। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को तो शामिल किया ही गया, जिनके लिए ऑलरेडी SC ST कमीशन है, एक्ट है, लेकिन इसमें OBC को भी जोड़ा गया। ये सर्कुलर जारी होने के 2 दिन से बाद से ही, कम से कम जहां तक मेरी जानकारी है, उत्तर भारत पूरा उद्वेलित हो गया है। उसमें संघ के लोग भी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, करणी सेना, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में जो उच्च वर्ग के लोग, सवर्ण हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, इसकी मुखालफत कर रहे हैं। कि उनका तर्क भी एक जगह वाजिब सा लगता है कि जिस तरह की ये कमेटी बनेगी और उसमें जो लोग शामिल किए जाएंगे, तो ये तो मान लिया जाएगा कि जितने भी सवर्ण हैं, अगर कोई भी किसी तरह की कोई गलती कहीं भी होती है, कोई भेदभाव टाइप की चीज कहीं से भी आती है, तो उसमें अगर कोई शिकायत होती है सवर्णों के खिलाफ,
तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इसी सर्कुलर में यह भी कहा गया है, इसमें दलित माने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अन्य पिछड़ा वर्ग के अलावा महिलाओं को भी शामिल किया गया है, बच्चियों को भी शामिल किया गया है। और महिलाओं और बच्चियों में कोई भेदभाव नहीं है, वो दलित की बेटी है, आदिवासी की बेटी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की बेटी है या सामान्य वर्ग की बेटी है, उसके साथ भी कोई अगर लैंगिक भेदभाव होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुरुष लड़कों के साथ ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं है, इसको लेकर के विरोध हो रहा है। दरअसल लोग आश्चर्य भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो कि सवर्णों का दल माना जाता है और खास तौर पर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कायस्थ हो, इन सब की पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देखा जाता है। आरएसएस को भी उसी रूप में देखा जाता है। ऐसे में सवर्णों को अलग करके एक सर्कुलर इस सरकार के शासनकाल में आया कैसे? इसका एक ही जवाब है कि सरकार ने, केंद्र की सरकार ने बड़ी दूर की कौड़ी चली है, जिससे लाठी भी मर जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये राहुल गांधी के जाति जनगणना का काउंटर अटैक है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को यह अच्छी तरह से मालूम है कि सवर्ण तो उनका अपना है ही। अगर राहुल गांधी के इस हमले से, जाति जनगणना की मांग से कुछ पिछड़े, अति पिछड़े अगर भाजपा की तरफ से, आरएसएस की तरफ से छिटक रहे हैं तो उन सब को अपने साथ मिला लिया जाए। सवर्ण तो हमारे साथ हैं ही। खैर, इसको लेकर के अभी भाजपा जो सोच करके, सरकार ने जो जिस सोच के साथ इसे लागू करवाया, वो फिलहाल तो उसका सपना पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे अभी हाल ही में एक दो प्रकरण आए हैं सामने, विपक्ष को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के। आपको यह अच्छी तरह से पता होगा कि पूरा विपक्ष, जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल है, मुसलमानों को उन पर अपना एकाधिकार मानते हैं और वो जानते हैं कि वो ये मान लेते हैं कि वो तो और कहीं जाएंगे नहीं, उनका वोट तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। एक वक्त था जब कांग्रेस का वोट बैंक मुसलमान, दलित और ब्राह्मण हुआ करता था। खास तौर पर दलित और मुसलमान। पूरी तरह से ये आरोप भी लगता है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस ने केवल इन्हें अपना वोट बैंक समझा। अब हाल ही में बिहार के एक बड़े नेता हैं शकील अहमद साहब, जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, कुछ दिन चुप लगाए रहे। फिर अभी हाल ही में उन्होंने एक टीवी चैनल को अपना इंटरव्यू दिया, जिसमें राहुल गांधी पर हमला बोला, कहा कि वो डरपोक है, जनाधार वाले नेताओं के साथ दूरी बना लेते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा
कि मुसलमानों को कोई डरने की चीज नहीं है एसआईआर से। एक और मुस्लिम नेता उत्तर प्रदेश से, जो कि पहले बहुजन समाज पार्टी के सुश्री मायावती जी के बहुत निकट माने जाते थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। हालांकि उन्होंने अभी कुछ आरोप नहीं लगाए हैं, केवल इतना ही कहा है कि वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और जमीन से जुड़ करके वो कुछ काम करना चाहते थे और कांग्रेस उनसे काम ले ही नहीं पा रही थी, या लेना नहीं चाहती थी, ये भी कहना हो, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है। लेकिन सवाल हमारा ये है कि क्या वास्तव में राहुल गांधी डरपोक हैं? एक बात। दूसरी चीज, क्या मुसलमान, हम उस बाबरी मस्जिद विध्वंस की बात नहीं कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुसलमान कांग्रेस से एकदम से अलग हो गया था। एक अगर हम कहें कि वो नफरत करने लगा था तो गलत नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2012 में इसी वाराणसी शहर में कांग्रेस के एक बड़े नेता कैंपेन के दौरान आए थे। उस समय कांग्रेस के प्रभारी दिग्विजय सिंह हुआ करते थे उनके साथ। उन नेता का नाम है जयराम रमेश। उनसे हमारी बड़ी लंबी बातचीत हुई थी और मैंने ये पूछा था उनसे कि क्या आपका जो आप लोग जिसे अपना वोट बैंक मानते थे मुसलमान, वो आपसे छिटक गया है, छिटका था बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, तो क्या वो वापस लौट आया है? जयराम रमेश की दो टूक बात थी कि नहीं, कम से कम ये पीढ़ी तो कांग्रेस के साथ कभी नहीं होगी, इसमें अभी वक्त लगेगा, 10 साल 15 साल। उसके बाद जब नई पीढ़ी आएगी, पढ़ी लिखी पीढ़ी सामने आएगी, तो वही कांग्रेस से जुट सकती है। और ये हुआ। आप चाहे लोकसभा 2024 का चुनाव परिणाम देख लीजिए या उसके बाद के बाकी जो परिणाम हुए, कांग्रेस के साथ मुसलमान तबका जुड़ा और ये देन थी अकेले, मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस नेतृत्व की, जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी हैं और राहुल गांधी भी हैं। इन दोनों लोगों ने मिलकर के मुसलमानों का विश्वास जीता। उसका परिणाम हुआ कि 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी 240 पर आकर के सिमट गई और कांग्रेस को दोहरा लाभ हुआ, दुगनी ताकत से वो लोकसभा में पहुंची। लेकिन उसके बाद धीरे 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 करके चुनाव हारते चले गए, चाहे वो हरियाणा का हो, बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, दिल्ली का हो। कारण अलग भी हो सकते हैं और अलग हैं ये भी कहा जा रहा है, माना भी जा रहा है। जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिस तरह से मतदाता सूची को लेकर के तमाम उसमें विसंगतियां सामने आ रही हैं, तो वो भी एक बड़ा कारण था। लेकिन जिस तरह से शकील अहमद साहब ने आरोप लगाया है कि वो ये भी आरोप लगाया है कि उन नौसिखियों के चलते उनके आसपास जो लोग हैं जो कि सियासत को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाते हैं, वो लोग उनके आसपास घिरे हुए हैं और वो जो कहते हैं वही होता है, वही करते हैं राहुल गांधी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता
तो वो संविधान की बात क्यों करते? वो जाति जनगणना की बात क्यों करते? वो महिलाओं को सुरक्षा देने की बात क्यों करते? वो कमजोर तबके को मुख्य धारा में ले आने की बात क्यों करते? वो मनरेगा की लड़ाई लड़ने के लिए आगे संग्राम का शंखनाद क्यों करते? वो किसानों के उस काले कानून का विरोध क्यों करते? किसानों का समर्थन क्यों करते? जो असहाय निराश्रित लोग हैं, बिहार में जिस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ रैली निकाली, या उसके पहले जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, इन दोनों यात्राओं में जो कुछ भी उन्हें समर्थन मिला, क्या वो किसी एक डरपोक नेता को मिल सकता था क्या? आखिर शकील अहमद साहब जब राहुल गांधी को डरपोक कहते हैं तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आप एक सीनियर, कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं। राहुल गांधी की राजनीति को महज 20 साल हुए, 21वां साल ये शुरू हो रहा है, 2004 से लेकर के 2026, 11-12 साल। और इस 20-22 साल के कार्यकाल के दौरान 2004 से लेकर के और 2025 तक जो उनकी सोच थी, चाहे वो किसानों के पक्ष में सबसे पहला आंदोलन उन्होंने जो छेड़ा वो था भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर के। गाजियाबाद, नोएडा, वहीं से ये आंदोलन वो उग्र रूप से उनका चेहरा दिखाई दिया सामने से। राजनीतिक, या हम सब ये लोग मानते हैं कि भट्टा पारसोल का वो उनका जो आंदोलन था, वही ये तय कर लिया सभी कारपोरेट्स ने, आरएसएस ने और बीजेपी ने कि किस तरह से राहुल गांधी को डैमेज करना है। पप्पू बनाया गया, गैर जिम्मेदार बनाया गया, तमाम सारी बातें कही गई, लिखी गई, कही गई, ट्रोल किया गया। आज भी बहुत सारे लोग राहुल गांधी को पप्पू ही कहते हैं, हालांकि वो मुट्ठी भर लोग हैं जो शायद जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि उनकी सोच बस वहीं तक है, बटोगे तो कटोगे। एक दो नहीं, कई लगातार इस देश में कोरोना या कोविड-19 का जिक्र संसद के भीतर सबसे पहले करने वाले राहुल गांधी। सरकार ने पूरी तरह से नकार दिया। जब हालात बिगड़े तो ताली और थाली बजवाने लगे, टॉर्च की, मोबाइल से टॉर्च की रोशनी से कोरोना वायरस को भगाने लगे। चाइना भारत का विवाद, सीमा विवाद, उस मामले पर बेहद निडर होकर के वही बोलते हैं। पहलगाम की घटना के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और अचानक सीज फायर हुआ, भारत सरकार को पूरी तरह से समर्थन दिया गया था। लेकिन सीज फायर के बाद जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये सबसे पहले ये दावा किया कि उन्होंने सीज फायर करा दिया, सरकार की तरफ से उसका कोई खंडन नहीं किया गया। संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कुछ चैलेंज दिया कि अगर हिम्मत है तो वो सदन में आकर के
ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ये साहस और किसी ने नहीं किया। जहां जहां, चाहे वो युवाओं का मामला हो, किसानों का मामला हो, मजदूरों का मामला हो, सब जगह वो खड़े रहे अडिग सरकार के खिलाफ। दर्जनों मुकदमे उनके ऊपर ठोक दिए गए, यहां तक कि उनकी सदस्यता, संसद की सदस्यता उनसे छीन ली गई, सरकारी आवास से बेघर कर दिया गया, लेकिन वो तनिक भी डिगे नहीं। भारत को लेकर के, भारतीयता को लेकर के, इंसानियत को लेकर के, मानवता को लेकर के हमेशा डटे रहे। ये क्या जरूरत थी उन्हें जाति जनगणना का नारा देने की, बुलंद करने की जरूरत क्या थी उन्हें? उन्हें क्या जरूरत थी? पेपर लीक हो रहा है तो हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? सरकार उनकी तो है नहीं। दरअसल कांग्रेस और राहुल गांधी की सोच और जो ये कांग्रेसी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनमें बहुत अंतर है। अंतर इसलिए भी है कि राहुल गांधी एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो वैचारिक लड़ाई जो स्वाधीनता आंदोलन से उपजी हुई है। वो गांधी जी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, मौलाना अबुल कलाम आजाद का, सीमांत गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, सरदार पटेल का और अन्य, भगत सिंह का, उन सब की जो विरासत थी, उन सब के सोच को संकलित करके उनकी जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो इन लोगों को या तो समझ नहीं आ रही या समझ के भी उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश कहां खड़ा है? उसकी विदेश नीति, उसकी कूटनीति, उसकी अर्थनीति, शिक्षा नीति, सब कुछ तो तबाह हो चुकी है। आज की स्थिति में दुनिया में अकेले दिखाई दे रहे हैं हम। और जिन जिन बातों की तरफ इशारा राहुल गांधी ने किया और लगातार करते चले जा रहे हैं, किस तरह से देश उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। हाल ही में वो गारमेंट्स फैक्ट्री में भी गए, वहां भी जाना बूझा। इसके पहले वो मोबाइल शॉप, वहां भी पहुंचे। एक तरह से उनकी जो सोच है, वो बार बार कहते हैं कि इन्होंने मेक इन इंडिया का स्लोगन जरूर दिया, बहुत बढ़िया स्लोगन था, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाए। वजह यह कि इन्होंने एमएसएमई को खत्म कर दिया और इस देश की रीढ़ है एमएसएमई। तो ये जो उनकी सोच है देश के प्रति, देश के विकास के प्रति, कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस में वो, जैसा मैंने कहा कि वो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान की जो वैचारिकी थी, उस वैचारिकी को लेकर के आगे बढ़ने वाले आदमी थे। एक दृढ़ प्रतिज्ञ जिसको कोई बरगला नहीं सकता।
जैसे उनके पिता राजीव गांधी को अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद जैसे तमाम लोगों ने बरगला करके तमाम सारे ऐसे काम करवाए जिसने कांग्रेस की उस वैचारिकी को कुछ हद तक क्रश करने की कोशिश हुई उससे। राजीव गांधी राजनीति में नए आदमी थे, उनकी अपनी एक सोच थी, अपनी सोच के अनुसार उन्होंने अपना काम किया। आज अगर हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अपना कॉलर खड़ा करके घूमता है तो वो देन और किसी की नहीं, राजीव गांधी की ही थी। लेकिन उसके अंदर जो उस समय जो तत्कालीन सॉफ्ट हिंदुत्व वाला कोना था वो उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा भारी होने लगा था, ऐसा लगता था। और उसने कई मामलों में अयोध्या में ताला खुलवाना, अयोध्या से चुनाव प्रचार का अभियान शुरू करना, तमाम सारी चीजें थी। लेकिन राहुल गांधी जो उस समय बच्चे थे, आज एक परिपक्व नेता के रूप में देश को लेकर के एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहा है वो शख्स। उसका साथ देने की बजाय उनके ऊपर ये आरोप लगा जाए, जो आदमी जो खुद गांधी की उन लाइनों को दोहराता है, डरो मत, डराओ मत, वो आदमी डरपोक है, ऐसा कह करके उस व्यक्तित्व पर चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उनकी लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अब इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सी ताकत है, इसको मैं नहीं बता सकता। इसे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस से निकल करके राहुल गांधी को डरपोक कहने के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि एसआईआर के माध्यम से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि मुसलमान आज इस हिंदुस्तान भर में हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा हो, जहां हर हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने के लिए संविधान, जो अभी मैंने पढ़ करके शुरुआत में सुनाया आप सबको, उस संविधान की शपथ लेने वाले, जिसमें स्पष्ट लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान की शपथ लेकर के बैठने वाले लोग, उनकी निगाह में इस देश में केवल हिंदुओं का शासन होगा और ये हिंदू राष्ट्र होगा। पूरी संविधान की जो आत्मा है उसको ही मार डालने की कोशिश कर रहे हो, उनसे लड़ने वाले शख्स को कोई डरपोक कैसे भला कह सकता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा
आपकी भावनाओं को अगर कहीं से कोई आहत करने वाली बात मैंने कही हो तो क्षमा करेंगे, लेकिन मैंने जो बात कही है वो सब संविधान की मर्यादा को लेकर के, संविधान की आत्मा को लेकर के, क्योंकि आज 26 जनवरी 2026 को इसके अलावा और कोई बात की नहीं जा सकती। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं और इस चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे मुद्दों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।